Practice smarter with 4,500 plus MCQs covering over 50 acts. Master your mains with crisp, precise, and exam-focused content. Build clarity, confidence, and stand out in your interview. One powerful combo for complete preparation. Download the app for exclusive discounts or visit lawdecoded.co.in. Law Decoded. Prepare smart. Qualify confidently. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ डिकोडेड। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपकमिंग एग्ज़ाम IBPS SO लॉ ऑफिसर 2026 के बारे में। कैसे इस एग्ज़ाम को टैकल किया जाएगा, खास करके अभी हम लोग प्री के बारे में बात करेंगे। प्री से रिलेटेड स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग को इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब कि अराउंड 45 to 50 डेज जो भी हैं हमारे हाथ में, कैसे हम लोग प्री की प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रॉम A to Z। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं, इज़ इट स्टिल द राइट टाइम टू स्टार्ट। कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले भी मुझसे कई लोग ये पूछ रहे थे कि क्या अभी अगर हम स्टार्ट करें तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या हम प्री मेंस क्रैक कर सकते हैं, सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। सपोज़ अगर आप 3-4 एग्ज़ाम एक साथ लेकर के चल रहे हो, तीनों चारों का पैटर्न जो है वो अलग अलग है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है या सेम सब्जेक्ट्स शेयर करते हैं सारे एग्ज़ाम, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फुल डेडिकेशन के साथ में पढ़ें और अच्छा खासा टाइम दे करके अगर हम पढ़ें 4 to 6 आवर्स डेली, तो ईज़िली प्री क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग, प्री के साथ क्या मेंस भी करना है या नहीं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है येस। अभी भी हमारे पास जो 45 to 50 डेज के आसपास का समय बचा हुआ है, इसमें ईजिली प्री क्रैक किया जा सकता है। जल्दी से एग्जाम का शेड्यूल देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट आप लोग का फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आएगा, मोस्ट प्रोबेबली 1 जुलाई को ही आ सकता है। इसके बाद में प्रीलिम्स जो है आपका अगस्त में होगा, अगस्त के लास्ट में, वही मान के चलिए 25 से 30 के बीच में। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना होगा, रिसेंटली अभी SBI ने भी लॉ ऑफिसर्स, SBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स जो कि लॉ ऑफिसर है, उसकी वैकेंसी डिक्लेयर की है। उसका भी एग्ज़ाम जो है, उसका सिंगल एग्ज़ाम होगा, उसका भी एग्ज़ाम अगस्त में ही शेड्यूल्ड है। टाइम अभी नहीं दिया है कब होगा, लेकिन अगस्त में ही होगा। तो चांसेस ये हैं कि दोनों काफ़ी नज़दीक या आसपास हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप SBI के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करिएगा। उसके बाद में इसका मेंस जो है वो नवंबर में होगा, इंटरव्यू आपका दिसंबर में, रिजल्ट जनवरी में डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एक ओवरव्यू कि एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा, टाइम फ्रेम क्या है कौन से एग्ज़ाम का। इसके अकॉर्डिंगली इसको दिमाग में रख करके आप प्रिपेयर करेंगे। एक चीज़ अगर आप देखेंगे, प्री से लेकर के मेंस तक इसमें अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। दैट मीन्स अगर कोई एक स्टूडेंट है जो कि आज से स्टार्ट कर रहा है, उसका बेस बहुत स्ट्रांग नहीं है, इवन देन ऑल्सो प्री पे अगर वो अभी फोकस करे और प्री के तुरंत बाद ही अगर आप मेंस पे फोकस करेंगे, तो ईजिली आप दोनों क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, बस एक सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। एक और क्वेश्चन है जो कि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, हाउ मेनी वैकेंसीज कैन वी एक्सपेक्ट। देखिए, इसका कोई एक श्योर होकर के मैं आंसर नहीं दे सकता, लेकिन एज फार एज माई नॉलेज गोज़, ऑलमोस्ट 45 to 50 वैकेंसीज अभी भी हम एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट सेम एज लास्ट ईयर। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली अभी कुछ एग्ज़ाम्स आए हुए हैं, जैसे कि खास करके आपका APO, CBI APP। ठीक है, ये एग्ज़ाम्स जो हैं, खास करके APO मैं बोलूँगा, APO में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं, कुछ जगह पर शायद आ भी गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इसकी प्रिपरेशन में जुट गए हैं। ठीक, तो एक्सपेक्टेड क्या है कि जब तक ये एग्ज़ाम कंक्लूड होगा, कुछ लोग इस IBPS SO को छोड़ करके जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो ज़रूर APO ज्वाइन करेंगे। सेम सिचुएशन CBI APP के साथ में है। इसके साथ साथ रिसेंटली से भी हुआ था, इसका रिजल्ट आया था, LIC का आया था, AO का, NISCL का भी आया हुआ था। तो ज़रूर यहाँ से सिलेक्टेड कैंडिडेट इधर गया होगा, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर जो है काफ़ी ल्यूक्रेटिव है एज़ कम्पेयर टू बैंक। तो फॉर श्योर यहाँ पर अभी इन सब एग्ज़ाम्स की वजह से यहाँ पर ज़रूर वैकेंसीज क्रिएट हुई होंगी। इसके साथ साथ
फ्रेश वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे लगता है कि क्यूमुलेटिवली 45 टू 50 इनिशियल वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। बाद में क्या होगा पता है नहीं, बट इनिशियली मुझे ऐसा लगता है कि 45 टू 50 वैकेंसीज ज़रूर देखने को मिलेंगी हम लोग को। ठीक है, तो ये हो गया आंसर कि कितनी वैकेंसीज हम एक्सपेक्ट करके चलें। तो सेम एज लास्ट ईयर, जो कि एक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ वैकेंसीज हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल टॉपिक वाइज। ठीक है, सबसे पहले प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में आपको पता होगा 3 सेक्शन है, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीए। तीनों में आपके 50 क्वेश्चंस एंड 50 क्वेश्चंस, टोटल 150 क्वेश्चंस हैं। मार्क्स की अगर हम बात करें, इंग्लिश में 25 मार्क्स, रीजनिंग 50, जीए भी 50 मार्क्स। इसके बाद में यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, इधर 50 होगा, ये मैंने मार्क्स लिख दिए एक्चुअली। ठीक है, अब इसके बाद में जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 2 आवर्स। यहाँ पर ये 2 आवर्स कैसे हैं, ईच सेक्शन पे 40 मिनट्स की टाइमिंग है। ठीक है, मतलब सेक्शनल टाइमिंग भी है। इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें बेसिकली पूछी जाती हैं, आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैराजम्बल, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, वोकेबुलरी पूछी जाएगी, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मैच मेकिंग होगा, मीनिंग होंगे, एंटोनिम्स होंगे, सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से करते हैं, इसकी प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से करते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ दिए हुए हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस आप इजीली क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में आपको रीडिंग भी करना पड़ेगा, उसको समझने के लिए थोड़ा आपको सेंटेंस फ्रेमिंग, थोड़ा वोकैब, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो जब आप कॉम्प्रिहेंशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो बाकी टॉपिक्स भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन करोगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, इनको आप टॉपिक वाइज उठा करके जहां से भी पढ़ रहे हैं इस तरीके से पढ़िए कि ये सब कुछ आपका कवर हो जाए। ठीक, रीजनिंग में एक चीज़ मैं बार बार बोलता आया हूँ, रीजनिंग में पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं आजकल के टाइम पे। पहले, आज से 2 साल 3 साल पहले इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे पजल्स, अगर आप ना भी पढ़ के जाओ तो भी आप इजीली अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो पजल्स को लेकर काफ़ी सीरियस है और पजल्स बना लेता है। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 पजल आपको करनी ही पड़ेगी एग्जाम में। ठीक है, तो उसके लिए आपको हर एक तरीके के पजल्स को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि लीनियर हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, फ्लोर हो गए। ठीक है, ये आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके बाद में आता है इनइक्वालिटीज, सीरीज, मीनिंगफुल वर्ड या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, रीजन असर्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, इसमें मैंने जो रेड से मार्क करके रखा हुआ है, मैं कभी भी इसको सजेस्ट नहीं करता कि आप इसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक और चीज़, रीजनिंग में ऑल्दो 40 मिनट्स का आपको टाइम दिया गया है, बट आप कभी भी ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, मतलब 50 आउट ऑफ 50 आप नहीं कर पाओगे। इसलिए रीजनिंग में क्वेश्चन सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आप कैसे करोगे? आप जब तक मल्टीपल क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि कौन से क्वेश्चंस या सेट ऑफ क्वेश्चंस आप इजीली बना सकते हो और कौन से आपको छोड़ देने हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। ठीक है, अप्रोच हमेशा ये होना चाहिए, सबसे पहले शॉर्ट एंड इजी, सबसे पहले शॉर्ट एंड इजी क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। भले ही आपको एक कोई लेंदी क्वेश्चन है वो आता हो, लेकिन उसको अटेम्प्ट नहीं करना है इनिशियली। क्यों? क्योंकि शॉर्ट एंड इजी क्वेश्चन जो है आपको 1 मार्क तुरंत दे देंगे। ठीक है, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना। ये तीनों सेगमेंट पे लागू होता है, लेकिन इंग्लिश और जीए में उतनी रेलेवेंस नहीं है इसकी। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा ही रेलेवेंट है। क्यों?
क्योंकि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट से ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना। क्वेश्चन सिलेक्शन, क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप मॉक्स के थ्रू सीखिएगा। ठीक, बता दिया मैंने कि पजल आपको करनी ही करनी है, पजल से आप भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं यहां से आप ओनली अराउंड मान के चलो कि 14 नंबर्स के आसपास ही सिक्योर कर सकते हो अगर सब कुछ हो गया तो। ठीक है, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें आपका कुछ मशीन इनपुट आउटपुट भी आ जाएगा, तो चांसेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लोगे या गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि शायद गलत हो जाएं आपसे, ईजी भी कई बार गलत हो जाते हैं, तो इसलिए रिस्क नहीं लेना है, पजल्स को छोड़ना नहीं, नेग्लेक्ट नहीं करना है। कम से कम एक पजल तो आपको सॉल्व करनी ही करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको हर एक तरीके की पजल्स जो है पहले से ही प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। ठीक, उसके बाद हम आते हैं जनरल अवेयरनेस में। पास्ट 6 मंथ्स की जनरल अवेयरनेस करनी पड़ेगी। जीए को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट इज आपका करंट अफेयर्स, सेकेंड इज स्टैटिक रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, एंड थर्ड इज बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दो और फिर उसके बाद में पढ़ो। तो सबसे पहले आता है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या सब कुछ पढ़ना है? देखिए, एक सीधा सा आंसर है हाँ, पढ़ना तो सब कुछ है आपको नेशनल, इंटरनेशनल, आपको बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंस, हर एक चीज़ पढ़नी है। लेकिन टाइम कम है, आप नहीं कर पा रहे, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि छोड़ी जा सकती हैं, जैसे कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, वर्ल्ड न्यूज़ हो गया और स्पेसिफिक स्टेट न्यूज़ हो गया। इसको आप थोड़ा सा अगर इग्नोर भी कर देंगे तो चलेगा। लेकिन कहाँ कहाँ पर ध्यान देना है हमें? बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंस, जहाँ पर मर्जर, लोन, फाइनेंशियल असिस्टेंस, IMF, वर्ल्ड बैंक या ADB ये सब प्रोवाइड करते हैं। स्पोर्ट्स, बुक्स, ऑबिचुरीज, मेजर ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स, चेयरपर्सन्स, बैंक्स हेड ऑफिस, बैंक्स के चेयरपर्सन्स, टैगलाइन, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स, उनसे रिलेटेड डेटा, फुल फॉर्म, विजिट ऑफ डिग्नेटरीज और स्टैटिक जीके रिलेटेड टू द करंट न्यूज़। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, ये सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है। मतलब ये ऑलमोस्ट सब कुछ ही है, एक्सेप्ट आप इन चीज़ों को छोड़ सकते हो, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, साइंस एंड टेक, वर्ल्ड न्यूज़ एंड स्पेसिफिक स्टेट न्यूज़। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको बता दिया होगा कि क्या पढ़ना है, मतलब किस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो आपको कवर करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम पढ़े कहाँ से और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ें। सपोज आज से कोई एक स्टूडेंट प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन कुछ पता नहीं है, तो वो किस तरीके से स्टार्ट करे। प्रीलिम्स में जितने भी सेक्शंस हैं, तीनों सेक्शंस, उनकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। अब वो टाइम आ चुका है। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और उसके साथ ही साथ टॉपिक वाइज लेकर के चलना है। मतलब हमारे पास 45 डेज हैं, आप 5 डेज का शेड्यूल कर लीजिए कि 5 दिन में कॉम्प्रहेंशन पढ़ूंगा। मैं तो रिकमेंड करूंगा कॉम्प्रहेंशन आप रेगुलर बेसिस पे पढ़िए। ठीक है, आप डेली ही पढ़िए। उसके बाद में आप पैरा जंबल 5 दिन पढ़ोगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पढ़ोगे। इस तरीके से करके आप आगे आने वाले 30 दिनों तक हर एक टॉपिक को कवर करो। ठीक, उसके बाद जो आपके 15 दिन बचते हैं, आप फुल्ली मॉक्स लगाओ। ठीक, इस तरीके से आप पढ़ो। अब आप पढ़ोगे कहां से? यूट्यूब पे जाइए आप, निमिषा बंसल मैम हैं, उनका खास करके एडिटोरियल एनालिसिस, इसको जरूर देखना। ठीक, और अगर आपको बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करना है तो फिर नीतू मैम है। एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ, ये दोनों चैनल जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, सबसे पहले मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है इनसे। ठीक है, लोग इनको देखते हैं, इनसे काफ़ी कुछ सीखा है लोगों ने, पसंद आती हैं इनकी वीडियोस लोगों को, इस वजह से मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ। आप लोग कभी भी किसी के रिकमेंडेशन पे आंख बंद करके भरोसा मत करिए। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं ये आपको समझ में आए। आपको जहाँ से भी समझ में आता है आप वो देखिए। ज़रूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूँ या जिस तरीके से मैं करने के लिए बोल रहा हूँ आप वैसे ही करें। आप लेकिन एक बार टेस्ट करिए, आप इनको भी देखिए, आप जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा पढ़ के देखिए, क्या पता शायद वही बेस्ट हो आपके लिए। ठीक, तो ये 2
चैनल्स हैं जहां से आप हेल्प ले सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको डेली प्रैक्टिस करनी भी है, वो भी टॉपिक वाइज। नाउ रीजनिंग, इसको भी आपको डेली प्रैक्टिस करना है। कहां से आप करेंगे? अंकुश लांबा है, बैंकर्स पॉइंट है, इसके साथ साथ मैं रिकमेंड करूंगा, ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, ठीक, अमर सर मैथ्स, इस नाम से इनका चैनल है। वहां पर जाकर के आप सिलोजिज्म सर्च करिएगा, या अगर यहाँ ना मिले, क्योंकि इनका चैनल काफ़ी समय पहले शायद डीएक्टिवेट हो गया था या हैक हो गया था, तो शायद ये बहुत पुरानी वीडियो है, क्योंकि शायद ना मिले, तो आप नॉर्मल यूट्यूब पे जाकर के अमर सर सिलोजिज्म सर्च करना, 3 पार्ट्स की वीडियोस होंगी, ठीक, उनको आप देखना। अगर आपको सिलोजिज्म का बेसिक्स नहीं समझ में आता है, मैं गारंटी देता हूं 100% आपको समझ में आ जाएगा। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने इनके सिलोजिज्म की वीडियोस देखी थी, उसके बाद यकीन मानिए मेरा सिलोजिज्म का कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होता था, इतना बेसिक्स इन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया था, ठीक है। इसके साथ साथ बैंकर्स पॉइंट, ये इसको भी मैंने रिफर किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसने मेरे प्रिपरेशन जर्नी में। और साथ ही साथ में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल। ये मैगजीन अगर आपको मिल जाती है, आप इसको ज़रूर लो। क्यों? क्योंकि इसमें आधी मैगजीन जो है वो पूरी सैंपल पेपर से भरी हुई है। डिफरेंट एग्जाम्स के होंगे, पीओ के होंगे, क्लर्क के होंगे, पीओ प्री होंगे, मेंस होंगे, हर एक तरीके के एग्जाम होंगे, जिससे कि आपको जो आपके लिए रिक्वायर्ड है आप वो लीजिए। इसमें कंप्यूटर भी होगा आपका, इसमें क्वांट भी होगा, वो आप छोड़ दीजिए। बाकी जितने भी पेपर्स हैं आप उनको लीजिए और उनको एज अ मॉक प्रैक्टिस करिए, मतलब टाइमर लगाइए अपने मोबाइल पे और प्रैक्टिस करिए। यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। एक ही तरीके के क्वेश्चन कई लेवल के मिलेंगे आपको, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस जो है वह ओवरऑल तरीके से होगी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लेटेस्ट पैटर्न, जो इस समय एग्जाम्स में पैटर्न चल रहा है उस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे अलॉन्ग विद आंसर्स, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल मेरी प्रिपरेशन जर्नी में प्ले की थी ये मैगजीन, इसलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो बैंकर्स पॉइंट, अमर सर का चैनल सिलोजिज्म के लिए, और थर्ड है बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस, मैंने आपको बताया ही 3 पार्ट में डिवाइड करिए। करंट अफेयर्स, स्टैटिक रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस। स्टैटिक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब नहीं आता है, सिर्फ उतना ही आता है जो कि सीए से रिलेटेड रहता है। इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि आप कहां से पढ़िए, ऑलवेज 2 सोर्सेज रेफर करिए। एक से आप पढ़ेंगे और एक से आप रिवाइज करेंगे, ठीक, जिसमें कि मैं बोलता हूं कि अफेयर्स क्लाउड आप जरूर रखिए। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी, अफेयर्स क्लाउड बहुत ही लेंदी है, खास करके मंथली वाला 300-300 पेजेस के पीडीएफ होते हैं, तो शायद आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अफेयर्स क्लाउड मत पढ़िए, आप अपने चॉइस का कोई एक मंथली पीडीएफ पढ़िए, ठीक। उसके साथ साथ में पीआईबी जरूर देखते रहिएगा। यहाँ पर जो भी ऑफिशियल रिलीजेस होते हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक। इसके साथ साथ क्या करना है, रिवाइज फ्रॉम वीडियोस। कुमार गौरव सर की वीडियो है, आशीष गौतम है, परचम क्लासेस हैं। स्टूडेंट्स जो है इनको रिफर करते हैं और इनसे रिजल्ट उनको अच्छा मिलता है, इस वजह से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 है। इसके अलावा अगर आपको कहीं से भी समझ में आता है आप उसको ही फॉलो करिए। एम क्या है, खास करके जीए के लिए, रिवीजन एम है हमारा, ठीक। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपने 1 मंथ की पीडीएफ जो है वो मान लेते हैं 5 दिन में पढ़ के खत्म कर दी। उसके बाद नेक्स्ट 10 से 15 दिन तक आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के थ्रू उस मंथ की करंट अफेयर्स को रिवाइज करिए। आप
चाहें तो डेली वीडियो देख लीजिए 2x पे करके, आप चाहें तो वीकली देख लीजिए, आप चाहें तो मंथली देख लीजिए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपसे स्किप हो जाए। उस मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो सारे के सारे आपको रिवाइज करने हैं, वो भी मल्टीपल टाइम्स करने हैं। ठीक है, एक चीज का बस ध्यान देना है, 6 मंथ्स के सीए आपको कवर करने हैं अराउंड मान लीजिए 35 से 40 डेज। ठीक, अलॉन्ग विद रेगुलर रिवीजन। ठीक, तो आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा कि कहां से पढ़ना है। अब इसके साथ साथ में एक और चीज है जो कि हम लोग को भूलनी नहीं है, आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज मॉक्स। मॉक्स जरूर लीजिएगा, कोई भी एक सस्ता सा मॉक ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप एसओ लॉ ऑफिसर का ही मॉक लेंगे, नहीं, आप कोई भी वेबसाइट पे जाइए, जहां भी आपको पसंद है वहां पर जाकर के आप IBPS PO प्री के मॉक्स ले लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर वो लोग करंट मंथ के जीए के क्वेश्चंस देते हैं तो और भी अच्छा है, अदरवाइज इंग्लिश और रीजनिंग के लिए आप कोई भी ले लीजिए। ठीक है, कुछ नाम में अगर मैं सजेस्ट करूं तो अड्डा है, ऑलिव बोर्ड है, प्रैक्टिस मॉक है, टेक्स्ट बुक है। मैंने टेक्स्ट बुक लिया था। ठीक है, तो टेक अवे क्या है फिर हमारा यहां से, दैट इज गोल्डन रूल है हमारा, स्टिक टू लिमिटेड सोर्सेज। बहुत ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, बहुत वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, हर एक चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन आपको हर जगह नहीं जाना है। कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए अपने पास में और उन्हीं के थ्रू मल्टीपल रिवीजन करिए। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन यही की है कि आप प्री को एस कर सकते हो। इसके साथ साथ में मेक योर ओन स्ट्रेटजी। मेक योर ओन स्ट्रेटजी, सुनो सबकी, करो वो जिससे कि तुम्हारे मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं। कैसे पता चले मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं या नहीं? आप मॉक्स दीजिए या आप मैगजीन में टाइमर लगा करके देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं, फिर असेसमेंट करिए। ठीक, असेसमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज़ है प्री से ही रिलेटेड। बहुत ही जल्द मैं IBPS एसओ लॉ ऑफिसर प्रीलिम्स के मॉक भी लॉन्च करने वाला हूं। इनिशियल प्राइस जो है दैट इज 349, लॉन्चिंग ऑन 29th ऑफ जून, मतलब एक दिन छोड़ करके। ठीक, कितने होंगे? टोटल 10 मॉक्स होंगे। फर्स्ट मॉक विल बी फ्री मॉक एंड विल बी अपलोडेड ऑन 29th ऑफ जून, जिस दिन मैं लॉन्च करूंगा उसी दिन। प्लस एक गिव अवे भी रहेगा, मैं इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा मैं जल्दी। इसके बाद में 9 पेड मॉक्स होंगे, मतलब ये फ्री नहीं होंगे, ये जो भी परचेज करेगा उसके लिए एक्सेसिबल होंगे। बट एक कैच ये है, विल बी अपलोडेड ट्वाइस अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई। मतलब ये जो पूरा 10 मॉक मिलेंगे, इसमें एक आपको अभी मिलेगा 29/6/2026 को। उसके बाद में रेस्ट जो भी हैं वो आपको 2 मॉक्स पर वीक मिलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई 2026। ठीक है, तो अब एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली है कि 349 इज द इंट्रोडक्टरी प्राइस। मतलब कोई अगर अभी इस कोर्स को परचेज करता है देन ओनली ही विल बी गेटिंग इट एट ₹349। लेकिन एक बार सारे मॉक्स अपलोड हो गए, द प्राइस विल बी इंक्रीज टू 449। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वैलिडिटी कब तक रहेगी इसकी? टिल द डेट ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम। इसके साथ साथ एक और मैं यहां पर न्यूज दे देता हूं कि मैं बहुत जल्द ही मेंस के लिए क्लासेस लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें कि लाइव भी रहेगा और रिकॉर्डेड भी रहेगा। इसके रिगार्डिंग डिटेल्स मैं जल्द ही आपको एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। ठीक, और जो ये क्लासेस हैं ये स्टार्ट होंगी टेंटेटिवली 11th ऑफ जुलाई 2026 से। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शनल एज वेल एज टोटल कट ऑफ कितना गया था प्री का, और हमको उसी के अकॉर्डिंग कितना इस बार
स्कोर करके चलना है। ठीक, लास्ट ईयर दैट इज 2025 में इंग्लिश का जो कट ऑफ था, सेक्शनल कट ऑफ गई थी 7.5 रिजर्व कैटेगरीज के लिए, और ईडब्ल्यूएस एंड जनरल के लिए गई थी 10.25। रीजनिंग गई थी 3 रिजर्व के लिए और 6.5 गई थी जनरल के लिए। जनरल अवेयरनेस 4 मार्क्स था रिजर्व के लिए और अनरिजर्व के लिए 6.5। ये तो बात हो गई सेक्शनल की। हमें सेक्शनल के साथ साथ में टोटल कट ऑफ भी देखनी है। एससी के लिए थी 42.63, एसटी के लिए थी 34.75, ओबीसी 43.25, ईडब्ल्यूएस 44.63, जनरल की थी 46.88। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे जनरल अवेयरनेस थोड़ा इजी साइड में आ गया था। ठीक है, तो जो भी हो, पेपर अगर एक बैलेंस्ड पेपर है, मतलब कोई एक सेक्शन इजी, कोई एक सेक्शन मॉडरेट, कोई एक सेक्शन हार्ड, इस तरीके का अगर पेपर आता है तो एक चीज आपको ध्यान रखना, टारगेट हमेशा 50 होना चाहिए। आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके माइंड में ये टारगेट सेट होना चाहिए कि आपको 50 अचीव करना है, 50 को एटलीस्ट चेज करना है आपको। जब आप 50 चेज करोगे तब जाकर के कहीं आप 47, 48, 49 तक पहुंच पाओगे। ठीक, और लास्ट ईयर की कट ऑफ ने आपको दिखाई दिया होगा कि इतना तो आपको अचीव करना ही पड़ेगा। ठीक, और सेक्शनल की अगर हम बात करें, इंग्लिश में आपको 12 चाहिए, रीजनिंग में 8, जनरल अवेयरनेस में 10। ये बेसिक है, मिनिमम आपको इतना टारगेट करके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स मैंने आपको बता दिए थे, आउट ऑफ 25, आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 50। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा।